हेलो फ्रेंड्स, जीडी नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि नॉर्सेट को हम कैसे क्रैक करें, किस तरीके से पढ़ाई करें, क्या पढ़ें कि हम क्वालिफाई हो जाए। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि जो फॉर्म है नॉर्सेट के वो स्टार्ट हो चुके हैं। नॉर्सेट 7 के 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जिन्होंने अब तक फॉर्म नहीं भरे वो फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 21 तारीख है। ठीक है, 21 तारीख के बाद में आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो जितना कोशिश होगी अभी जिन्होंने अब तक नहीं भरा है वो फॉर्म फिल कर दें। इसके अलावा करेक्शन डेट की बात करें तो 22 से लेकर 24 से 24 अगस्त करेक्शन डेट है। इस दौरान आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो गई है, कोई भी चीज़ आपने गलत भर दी हो, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया या आधार कार्ड, कोई भी चीज़ ऐसी कोई जो आपने गलती से भर दी हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं इस डेट में। ठीक है, 22 से 24 के बीच में। बात करते हैं अब नॉर्सेट के एग्जाम डेट की। तो प्री की बात करें, प्री का जो एग्जाम होगा वो होगा 15 सितंबर को, और अगर मेंस की बात करें तो वो होगा 4 अक्टूबर को। ठीक है, ये तो देखिए इसकी एग्जाम डेट की कि प्री जो है वो 15 सितंबर को होगा और मेंस जो होगा वो 4 अक्टूबर को होगा। ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं हम, ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि एक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें। ठीक है, तो बात करते हैं आगे की नॉर्सेट की। तो आपको पता है कि नॉर्सेट को अब इन्होंने 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, स्टेज फर्स्ट जिसे हम प्री कहते हैं, और स्टेज सेकेंड जिसे हम मेंस कहते हैं। ठीक है, तो हम पहले स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्टेज सेकेंड की बात करेंगे। स्टेज फर्स्ट की बात करें तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 80 क्वेश्चंस जो होंगे वो नर्सिंग से रिलेटेड होंगे और 20 क्वेश्चन जो होंगे वो नॉन नर्सिंग होंगे। मतलब कि जीके, मैथ, रीजनिंग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो भी, और करंट अफेयर जो अभी लेटेस्ट करंट अफेयर है, पर वो लेटेस्ट नहीं, कुछ भी पूछ लेता है करंट अफेयर में, वो कभी कभी इतिहास भी पूछ लेता है। तो आपको मोस्टली तो ज्यादातर करंट अफेयर ही पढ़ के जाना है। कभी से कोई एक आध क्वेश्चन आपको पिछला पुराना मिल जाता है, लेकिन मोस्टली ज्यादातर वो करंट ही पूछता है। तो बाकी जी के, मैथ, रीजनिंग जो है वो 20 क्वेश्चन इसके देखने को मिलेंगे। 80 क्वेश्चन जो है वो आपको नर्सिंग के देखने को मिलेंगे। अब ये जो 100 क्वेश्चन हैं इनको भी इन्होंने क्या किया, सेक्शन में डिवाइड किया है। कितने सेक्शन? 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया। ठीक है, हर सेक्शन के अंदर होंगे 20 क्वेश्चन। हर सेक्शन के अंदर होंगे 20 क्वेश्चन और उनको दिया गया है 18 मिनट। टाइम जो होगा उन सेक्शन का 20, हर एक सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे और उन 20 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपके पास होंगे 18 मिनट। 18 मिनट में आपको ये 20 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने, कंप्लीट करने हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जो सेक्शन ओपन कर दिया, मान लीजिए आपने ये सेक्शन ओपन किया, आपने ये सेक्शन ओपन करने के बाद आप इनके क्वेश्चंस करने के बाद जैसे ही आप इसको सबमिट करके बी सेक्शन में जाएंगे तो आप वापस दोबारा ए सेक्शन में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, मतलब जिस सेक्शन को आपने कंप्लीट करके सबमिट कर दिया, उसके बाद जैसे ही आपने दूसरा ओपन किया तो जो पहला आपने सबमिट किया उसको वापस दोबारा आप नहीं खोल सकते। ठीक है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि आप उस क्वेश्चन को नहीं देख पाएंगे वापस कि आपने वहां पे कितने क्वेश्चन जो है वो आपके थे और कितने गलत, वो मतलब आप वापस उसको रिव्यू नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये था मेन इंपॉर्टेंट बात कि भाई एक बार जो सेक्शन क्लोज हो गया आप उसको वापस नहीं देख सकते। तो यहाँ पे आपको टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है कि आपको किस तरीके से जो है वो सारे क्वेश्चन अटेंड करने की आप एवरेज जो है वो क्वालिफाई की रेंज तक आ सके। तो 100 क्वेश्चन है तो कम से कम आपको एवरेज मान के चले तो 70 या 75 क्वेश्चन आपको अटेंड करने पड़ेंगे, मानकर चलिए। ठीक है, अगर जनरल ईयर में तो 80 तक तो मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे, 75-80 क्वेश्चन आपको अटेंड करने पड़ेंगे कि आप इजीली क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, मैं मेल की बात करूं, 80-20 चल रहा है ना, तो मेल को तो जरूरी है ज्यादा, तो कम से कम 75-80 क्वेश्चन जो है वो अटेंड करेंगे तो कहीं जाके उनका जो है क्वालिफिकेशन की लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर वो कम करते हैं, क्योंकि देखिए नॉर्मली अगर आप कम क्वेश्चन करने की सोचेंगे कि हम 80-85 क्वेश्चन क्यों करें सर जब हमें आता ही नहीं हो, तो ऐसा है कि नॉर्मली आपको पता है कि हम जैसे ही कोई एग्जाम देते हैं तो 10-15 क्वेश्चन हमारे ऐसे ही नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है,
10-15 क्वेश्चन हमारे नॉर्मली नेगेटिव होते हैं, कुछ आते हुए क्वेश्चन ऐसे गलत जाते हैं और कुछ हम कंफ्यूजन की वजह से या कुछ हम जोश की वजह से गलत कर सकते हैं। तो मतलब नॉर्मल 10-15 क्वेश्चन आपके गलत जाते हैं। और अगर आपने मान लीजिए 70 या के आसपास 60 के आसपास आपने क्वेश्चन किए तो आप नेगेटिव मान के चलिए 10-12 अगर आपके गलत भी हुए तो 50 और फिर उसकी नेगेटिव और करेंगे तो आप 40-45 के आसपास आएंगे, और जिसमें आप क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया में से बाहर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन इतने अटेंड करने हैं कि अगर नेगेटिव भी निकालें तो भी आप कम से कम उस रेंज तक पहुंच सके कि आप क्वालिफाई हो सके। ठीक है, ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कम से कम इतने क्वेश्चन अटेंड करने ही करने होंगे ताकि आप जो है वो क्वालिफाई हो सके। ठीक है, और नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो कितनी है, 1/3 नेगेटिव है। ठीक है, 1/3 नेगेटिव है। ठीक है, तो ये बात थी हमने कि कितने एवरेज क्वेश्चन करने हैं ताकि आप जो है वो क्वालिफाई हो सके। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि हर सेक्शन के अंदर हम कितने क्वेश्चन अटेंड करें कि हम इस रेंज तक पहुंच सके। क्योंकि देखो मान लीजिए आपने किसी सेक्शन में 10 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, आपको इस सेक्शन में से ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूंगा कि आप कोशिश करें ज्यादा नहीं, सिर्फ जहां आपको जिस सेक्शन में, लेकिन ये है कि आपने जैसे ए सेक्शन में 10 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, और दूसरा बी सेक्शन जो था वो ए से भी टफ आ गया हो, समझ में नहीं आया, ए में थोड़े सिंपल क्वेश्चन थे, बी में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हाई लेवल के आगे आपको समझ में नहीं आ रहा, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, तो आपने 5 क्वेश्चन अटेंड करिए। ठीक है, सी क्वेश्चन सेक्शन में आप आ जाते हैं तो वहां पे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, आप 10-12 क्वेश्चन करते हो, तो ऐसा करके आप डी में ई में आते हैं 10-12 कर करके, तो आप कोशिश करेंगे तो मोस्टली आप फिर 50-60 तक पहुंचेंगे। तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि आप हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन अटेंड करें कि आप इस रेंज तक पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ऐसा सोचा कि भाई मैं जहां जितने क्वेश्चन आएंगे उतनी हर सेक्शन के अटेंड करूंगा, क्योंकि आप वापस चेक नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने भाई ए सेक्शन में 10 क्वेश्चन कर लिए तो आपने अब सोचा कि मैं बी सेक्शन में जाऊं, ठीक है, और फिर जब मैं बी सेक्शन में जाऊंगा तो मैं जो उसमें अगर कम क्वेश्चन आए तो मैं वापस ए सेक्शन में जाकर वो क्वेश्चन जो मेरे को कंफ्यूजन थे वो मैं अटेंड कर दूं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो आपने जो सेक्शन सबमिट कर दिया है तो आपका वो सबमिट हो जाएगा, आप उसे वापस दोबारा नहीं देख पाओगे। तो आपको एवरेज इतना मान के चलना है कि जो सेक्शन आपने ओपन किया है तो कोशिश करिए कि वहां से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकें। मोस्टली हर सेक्शन के अंदर से आपको 14-15 क्वेश्चन अटेंड करने हैं ताकि आप इस रेंज तक पहुंच सके। मतलब 20 क्वेश्चन है तो कम से कम 14 या 15 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। ठीक है, तब कहीं जाके आप इस रेंज तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हर सेक्शन के अंदर से, देखो जहां अगर आपको लगता है कि मेरे को 18-19 क्वेश्चन अच्छे से आते तो आप 18-19 क्वेश्चन सेक्शन के अंदर से कीजिए। बाकी सेक्शन जहां आपको कम आता तो वहां आप 10-8 क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मोस्टली जीके वाला है तो यहाँ पे बहुत से बच्चों को 8 या 10 क्वेश्चन ही आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते, तो आप यहाँ 8 या 10 क्वेश्चन कीजिए। बाकी किसी सेक्शन में आप थोड़े जहां आपको लगता है ये सेक्शन में थोड़ा इजी क्वेश्चन है तो वहां आप 18-19 तक कोशिश करिए अटेंड करने की, और बाकी जहां आपको तो जितना हो सके नेगेटिव कम करने की कोशिश कीजिए। लेकिन आपको एवरेज यहां तक मानकर चलना है कि इतने क्वेश्चन आपको अटेंड करने करने। ठीक है, नेगेटिव बचा के, ऐसा नहीं है कि जो जो इसमें सर ने बोल दिया भाई 75 क्वेश्चन करने हैं तो 75 कर दिए, वो नहीं करना है, नेगेटिविटी नहीं रखनी है। मैं क्वालिफिकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि आप क्वालिफाई होना है तो इस तरीके से, वरना आप क्या है कि कम अटेंड करेंगे, कुछ क्वेश्चन नेगेटिव होने की वजह से आप फिर बाहर हो जाएंगे, आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो कम से कम इतना मानकर चलिए तो आप क्वालिफाई की रेंज में आ पाएंगे। ठीक है, तो ये था नॉर्मल बात कि भाई आपको हर सेक्शन के अंदर से 14 या 15 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ठीक है, ये बात थी स्टेज फर्स्ट की। ठीक है, कि कितने क्वेश्चन आएंगे, नर्सिंग के इतने हैं 80 क्वेश्चन नर्सिंग के, नॉन नर्सिंग के 20 क्वेश्चन, हर सेक्शन 5 सेक्शन होते हैं, हर सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चन है और उनका टाइम पीरियड 18 मिनट दे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड की, मेंस की बात करते हैं। स्टेज सेकेंड मेंस की बात करें तो इसकी बात करें तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके 160, जो क्वेश्चंस होंगे वो 160 होंगे, और टाइम ड्यूरेशन जो है वो होगा आपका 180 मिनट। 3 घंटे में आपको 160 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब इन्होंने इसे भी क्या किया है, सेक्शन में डिवाइड किया है। कितने सेक्शन में, 4 सेक्शन में, और हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे। हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन हर सेक्शन में होंगे। 4 सेक्शन में डिवाइड किया, हर सेक्शन में 40 क्वेश्चन होंगे। और टाइम पीरियड की बात करें तो हर सेक्शन का टाइम ड्यूरेशन जो है वो आई थिंक 45 मिनट है। हाँ, लगभग 45 मिनट होगा। 45 मिनट हर सेक्शन का 45 मिनट है। ठीक है, तो ये सेक्शन 45 मिनट ड्यूरेशन दे रखा है सेक्शन के अंदर, ए सेक्शन के, तो हर सेक्शन के अंदर कितने 40 क्वेश्चन होंगे, और टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितना रहेगा, टाइम ड्यूरेशन जो है वो रहेगा 45 मिनट। मतलब 45 मिनट के अंदर आपको 40 क्वेश्चन अटेंड
करने हैं। ठीक है, ये बात थी, अपन मेंस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ठीक है मेंस में। अब यहाँ पर क्या है, अब 160 क्वेश्चन है, तो कम से कम कितने क्वेश्चन अटेंड करें कि आप मेंस क्लेरिफाई हो सके, क्वालिफाई कर सके, जो है आप लिस्ट में आ सके, आपका नाम हो सके। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं ये देखो अगर जिनको रैंक लानी है, ठीक है, जिनको अपना मनपसंद एम्स चाहिए, जो ऑल इंडिया रैंक आपको, कि मुझे तो सिर्फ 100-200 के अंदर आना है, 500 के अंदर, तो देखो मैं तो ये कहूंगा कि सब कुछ पढ़ना है और आपको पूरी डिटेल में पूरे क्वेश्चन अटेंड करने हैं और सही तरीके से नेगेटिव कम करनी है। लेकिन जिनको सिलेक्शन चाहिए कि मुझे कहीं भी सिलेक्शन हो जाए मेरा, ठीक है, तो बात करते हैं, जैसे 160 क्वेश्चन होंगे तो कम से कम आपको 110 115 क्वेश्चन आपको अटेंड करने पड़ेंगे ताकि आप क्वालिफाई हो सके मेंस। मेंस को क्वालिफाई करने के लिए आपको 110 115 क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे, तब आप जो है वो आप क्राइटेरिया जो है नॉर्मल वो आप फॉलो कर पाएंगे, जिस सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है उसको आप कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कि भाई हर सेक्शन के अंदर से हम कितने क्वेश्चन अटेंड करें कि हम इस रेंज तक पहुंच सके। तो कम से कम आपको 34 या 35 क्वेश्चन आपको हर सेक्शन के अंदर से अटेंड करने होंगे, तब कहीं जाके आप इस रेंज तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि कम से कम इतने क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, क्योंकि जो पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे उनको नहीं पता होगा कि पेपर किस तरीके का आएगा और हमें किस तरीके से अटेंड करना है। ठीक है, तो इस तरीके उनके लिए मैं बता रहा हूं कि जब 40 क्वेश्चन होंगे तो कम से कम आपको 34 या 35 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होंगे, जिससे क्या होगा कि आप जो है मोस्टली सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आएंगे। ठीक है, ये बात थी। तो अब बात आती है जैसे, तो इसमें भी ये सिस्टम सेम रखा है कि भाई जिस सेक्शन को आपने ओपन कर दिया और ओपन करने के बाद ओपन करने के बाद उसको जब सबमिट कर दिया और आप जैसे दूसरे सेक्शन में आएंगे तो पहला वाला सेक्शन जो है वो ओपन नहीं होगा, मतलब सेम एज प्री जो आप स्टेज फर्स्ट में जो थे जो पैटर्न था वही पैटर्न सेम स्टेज सेकंड के अंदर देखने को मिलेगा। जो सेक्शन आपने क्लोज कर दिया वो क्लोज जाएगा, उसको आप दोबारा आप नहीं ओपन कर पाएंगे। तो आप जिस सेक्शन को ओपन करते हैं तो कोशिश करिए कि उस क्वेश्चन वहां पे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर सके, ताकि दूसरे सेक्शन में अगर ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं तो आप अगर जो है कम करके भी बैलेंस मेंटेन कर सके। तो कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करें, लेकिन नेगेटिव से बचें, नेगेटिव कम करना है, आते हुए क्वेश्चन करने। ऐसा नहीं है कि जो नहीं आ रहा है तो वो भी कर दे कि भाई हमें तो इतना बोला गया तो हम तो कर रहे हैं धड़ा के, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप कोशिश करिए कि आप कंफ्यूजन वाले सवाल है तो उनमें थोड़ा सा ध्यान रख के आप कर दीजिए वापस, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। अब 80-20 है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, वही चीज है। ठीक है, तो ये बात थी मेंस और प्री और मेंस की। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, सिलेबस की बात करें हम तो नर्सिंग में सिलेबस की बात करें तो हम जानते हैं, सब्जेक्ट की बात करें एमएसएन, फंडामेंटल, साइकेट्रिक, पीडिया, ओबीजी, सीएचएन, फार्मा, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, मैनेजमेंट रिसर्च एंड मैनेजमेंट, नर्सिंग एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ने हैं। अब बात करते हैं मेन सब्जेक्ट्स की। देखिए जो मेन सब्जेक्ट है ना वो मैं इन तीन को मानता हूँ, एमएसएन, फंडामेंटल और साइकेट्रिक, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे जो सबसे ज्यादा गलत करते हैं वो इन सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज्यादातर गलत करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो इनके जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं, जो क्वेश्चन इनसे आते हैं रिलेटेड, वो ज्यादातर टिपिकल होते हैं या इनकी लैंग्वेज आधी बार समझ में नहीं आती, और कई बार इनके ऑप्शन ऐसे होते हैं कि बच्चा जो है पूरी तरह से कंफ्यूज जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बात है कि पीडिया, ओबीजी और सीएचएन की बात करें तो इनके जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने ज्यादा टिपिकल नहीं आते, नॉर्मल आते हैं कि आप इजीली समझ जाते हैं कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है और कौन सा ऑप्शन सही है। मतलब नेगेटिव होने के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं इन क्वेश्चन में। ठीक है, और इसमें जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब एज कंपेरिजन अगर हम इन तीन सब्जेक्ट की बात करें और इसकी बात करें तो नेगेटिव सोर्सेज हमें इस सब्जेक्ट में होते हैं एज कंपेरिजन टू इन सब्जेक्ट की। ठीक है, पीडिया, ओबीजी, सीएचएन है तो ये नॉर्मल सब्जेक्ट है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है इनसे रिलेटेड तो आपके बहुत रेयर चांस होते हैं कि एक दो क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ज्यादातर क्वेश्चन आपके गलत देखने को मिलते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, या उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, या फिर आप ऑप्शन में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादातर ध्यान जो है वो इन तीन सब्जेक्ट पे फोकस करना है पूरा। ठीक है, कि ये तीन सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ने हैं ताकि इनमें से जो है आपको जो है
प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज आती है फार्मा माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर से मोस्टली आपको पता है वायरस, फंगस, पैरासाइट्स, उनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होता है वो स्टेरलाइजेशन या इम्यूनिटी, इन दो टॉपिक से मोस्टली पूछा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, ज्यादा वो वायरस और फंगस में इतना, बैक्टीरिया में इतना नहीं घुसता। वो स्टेरलाइजेशन, इम्यूनिटी से कुछ क्वेश्चन पुट अप करता है। ठीक है, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी जो है वो आप साइकेट्रिक में पढ़ लेते हैं। सोशियोलॉजी से रिलेटेड इतना क्वेश्चन आते हैं नहीं। बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें हम विटामिन की बात करें, मिनरल्स की बात करें, ठीक है, अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ये जो 3-4 टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। रिसर्च मैनेजमेंट, नर्सिंग एजुकेशन आप पढ़ो तो ठीक है, ना पढ़ो तो भी ठीक है, क्योंकि आप पढ़ भी लोगे तो भी आपको मोस्टली याद कम ही रहते हैं, क्योंकि इन सब्जेक्ट में से बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन अब आजकल क्या पता, अब इन्होंने जो है मेंस में ये क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सब्जेक्ट में से, क्योंकि मेंस में जो है आप क्वेश्चन की जो यहाँ जो क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। पहले मेंस भी 100 क्वेश्चन में होता था, लेकिन अब 160 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। तो अब जब क्वेश्चन लिमिट बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं ये इन सब्जेक्ट में से भी पुटअप कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को एक बार थोड़ा आंख भर के देख लेना इन सब्जेक्ट में से, ठीक है, क्योंकि ये क्या है ना कि ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप पढ़ भी लोगे तो भी कहीं ना कहीं आपको याद नहीं रह पाते एग्जाम के दौरान, और फिर नेगेटिव होने के चांसेस रहते हैं। तो मतलब ये एक तरह से वीक सब्जेक्ट की तरफ आते हैं कि बहुत लोगों के जो है ये स्ट्रांग होते हैं, बाकी सब लगभग लोगों को इनमें कंफ्यूजन रहता है और ये वीक सब्जेक्ट में आते हैं। तो मेरा ये मानना होता है कि अगर नहीं आता है कोई सब्जेक्ट, आपको वीक लगता है, आप पढ़ भी लो फिर भी आपके उसमें से नेगेटिव होते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि सब्जेक्ट को ना पढ़े, क्योंकि अगर आप पढ़ भी लोगे तो भी आपको याद नहीं रहेगा। तो फिर आप उस पर टाइम वेस्ट ना करके आप दूसरे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें जो आपके पहले से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो ताकि उनमें से अगर कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके वो रॉन्ग ना हो। ठीक है, आप वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे तो जो स्ट्रॉन्ग है उसके अंदर से नेगेटिव होने के चांसेस हो सकते हैं। तो जो वीक सब्जेक्ट हैं आप उनको जहां तक हो सके कोशिश करें कि भाई छोड़ दो। ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो आपके स्ट्रॉन्ग है या जिनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो आप उन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें एज कम्पेयर टू ऐसे सब्जेक्ट जिनमें से क्वेश्चन बहुत कम पुटअप होते हैं। फिर क्या पता इस बार पूछ सकता है, लेकिन रेयर चांसेस हैं, अब तक तो कभी पूछा नहीं है। ठीक है, और बात करें फार्मा, फार्मा के अंदर मोस्टली बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस पेपर में देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिनका बार बार वापस से वापस रिपीट होता है। तो उन ड्रग्स को आप बार बार जो रिपीट हो रही है बार बार, या जो ड्रग्स बार बार यूज होती है मोस्टली हॉस्पिटल डेली यूज की जाती है, तो उन ड्रग्स के बारे में आप स्टडी कर लीजिए ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल डिसॉक्सिन हो गया, ठीक है, एस्पिरिन हो गया। तो ये जो 3-4 ड्रग्स हैं जो आपको पता है कॉमन, जिन्होंने प्रीवियस एग्जाम दे रखा होगा नॉर्थ सेट का, उनको पता है कि मोस्टली कौन कौन सी ड्रग्स से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो आप उन ड्रग्स को आप याद करके जा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप ज्यादातर जो समय है तो वो आप इन सब्जेक्ट पे ज्यादा दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इन सब्जेक्ट से ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू इन सब्जेक्ट की बात करें तो। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो मोस्टली एक सब्जेक्ट को फोकस करके फार्मा से ज्यादा थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा पूछ लियो, बाकी ज्यादातर जो है वो आपको इन सब्जेक्ट में से ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आप इन पे ज्यादा फोकस करें एज कम्पेयर टू इन सब्जेक्ट पे। इनको देखिए, आंख भर के एक बार देख लीजिए, एग्जाम से जस्ट पहले आप तो दिन पहले आप इनको थोड़ा देख लीजिए ताकि आपको याद रहे। बाकी आपका फोकस जो है वहां यहाँ रहना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एमएसएन की। क्या एमएसएन की बात करें, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड, एंडोक्राइन, जीआईटी, रीनल, रेस्पिरेटरी, सीवियस नर्वस, ब्लड, एंडोक्राइन, रेस्पिरेटरी, मस्कुलोस्केलेटल, ऑन्को, और इसके अलावा नर्वस ब्लड हो गया, एंडोक्राइन हो गया, ईएनटी। ठीक है, इसके अलावा आप सेल टिश्यू। तो मोस्टली आप बात करें, अगर हम सिस्टम की बात करें, एमएसएन के सब्जेक्ट की बात करें, तो एमएसएन में हम ऐसा क्या पढ़ें कि कौन से सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस या कौन से सिस्टम पे सबसे ज्यादा फोकस करें। तो देखो मैं ये मानना चाहता हूँ कि एमएसएन के अंदर अगर आपका कोई वीक सिस्टम है, कोई ऐसा सिस्टम जिसका आपको पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा, या उसकी एनाटॉमी समझ में नहीं आ रही, या उसकी फिजियोलॉजी समझ में नहीं आ रही, या डिजीज पोर्शन जो है वो आपको समझ में नहीं आ रहा, पढ़ भी रहे हो फिर भी आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा, तो आप उस सिस्टम को छोड़ दीजिए, आप उस सिस्टम को मत पढ़े। मेरा ये मानना है जो वीक है उसको छोड़ ही दो, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो। ठीक है,
ये है वहां। लेकिन ये है कि मोस्टली जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है जैसे सीवीएस है, नर्वस है, ब्लड है, एंडोक्राइन है, जीआईटी है, तो ये 3-4 सिस्टम ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सिस्टम आपके स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। मोस्टली जैसे रीनल है, रेस्पिरेटरी है, मस्कुलोस्केलेटल, ऑन्को है, ईएनटी है, ठीक है, तो आई है। तो इनमें से घूम फिर के 3-4 डिजीज में से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इनमें से डिजीज पोर्शन जो है वो याद करके जा सकते हैं। ज्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं ईएनटी और आई से। मोस्टली सुपरफिशियल 3-4 डिजीज के अंदर से कैटरेक्ट हो गया, ग्लूकोमा हो गया, रेटिनल डिटैचमेंट हो गया और टॉन्सिलेक्टमी हो गया। तो इनमें 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो आते हैं घूम फिर के, तो उन्हीं में से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। तो आप प्रीवियस भी देखेंगे तो उन डिजीज को आप एक बार रिव्यू करके जा सकते हैं, उन पढ़ के जाएंगे तो मोस्टली आपको ये पूरा आई और ईएनटी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज आती है ऑन्कोलॉजी में। तो ऑन्कोलॉजी में सभी कैंसर्स का वो जिक्र नहीं करते, कुछ कुछ कैंसर्स हैं जैसे सर्वाइकल कैंसर हो गया, ठीक है, और ओवरियन कैंसर हो गया। इसके अलावा एक और 2-3 कैंसर होते हैं, उन्हीं का मोस्टली ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो 4-5 जो कैंसर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट, आप उनको पढ़ लीजिए। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ज्यादातर टाइम जो है जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो उनमें से आप वही चीजें पढ़ के जाएं जो मोस्टली ज्यादातर पूछी जाती है। जो इंपॉर्टेंट है आप वही पढ़े, बाकी जो है मोस्ट ज्यादातर आप इन सिस्टम पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि इनमें से हर बार क्वेश्चन आता जाता रहता है, ठीक है। दूसरा है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात करें तो इसमें फ्रैक्चर हो गया, जॉइंट्स हो गए, तो इनमें से क्वेश्चन जो है वो मोस्टली ज्यादातर आए जाते हैं। इनके ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट और सिम्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, साइनस सिम्टम से। तो कौन कौन से टाइप के जॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ से ये क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। तो आपको पूरा मसल से बहुत कम रेयर क्वेश्चन आते हैं। स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो फ्रैक्चर, जॉइंट्स, ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारे टॉपिक जो है आपको कवर अप करने हैं कि कुछ कुछ सिस्टम के अंदर से सिर्फ कुछ कुछ टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उन्हीं टॉपिक को पढ़िए। आप पूरा पढ़ने जाएंगे, देखो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको देखो ऑल इंडिया रैंक चाहिए तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आपको ये पूरी की पूरी एमएसएन पढ़ेगी, सब एमएसएन पढ़नी पड़ेगी, फंडामेंटल पढ़ना पड़ेगा, साइकिल, सब कुछ पूरा पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं छोड़ना है। लेकिन जो ये कहते हैं कि सिर्फ सिलेक्शन हो जाए मेरा, बस कहीं पे भी हो, चाहे जम्मू कश्मीर में मिले, चाहे कलकत्ता मिले, कहीं भी मिले मुझे, बस मुझे एम्स चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप सिर्फ वही टॉपिक पढ़ें जो गिने चुने, जो मोस्टली एग्जाम के अंदर हर बार पूछे जाते हैं या हर बार आने की उनकी आशंका रहती है ज्यादातर, और जो आते रहते हैं। तो उनमें क्या रहेगा, आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा और आप उन सब्जेक्ट को मजबूत कर सकते हैं और एग्जाम में नेगेटिव होने के चांसेस कम होंगे और आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आप उन सब्जेक्ट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए जो आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वीक सब्जेक्ट को आप छोड़ दें, या आपको लगता है कि मैं इन सब्जेक्ट में से मेरे पास इतना ही टाइम बचा है और मैं इन सब्जेक्ट को इतना था, तो आप उसी के टॉपिक की उतनी चीजें पढ़ लीजिए, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सही बात है एमएसएन की, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, एमएसएन मोस्टली आप एमएसएन की बात, बाकी फंडामेंटल आपको पूरी पढ़नी है, पीडी आपको पढ़नी है। ओबीजी में भी आपको डिजीज पोस्टेज से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं ओबीजी में, तो वही आपको, और एज ए नॉर्मल डायग्नोसिस उसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको उन सब टॉपिक पे ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि पढ़ाई कैसे करें, क्या पढ़ें। देखो ऐसा है कि पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास अगर खुद के नोट्स हैं तो वो बेटर है, नहीं है तो नोट्स बना दीजिए। खुद के नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आप कहीं से फोटोकॉपी करा के पढ़ेंगे तो ज्यादा इतना दिमाग में नहीं आता है। आपने खुद के बनाए हुए नोट्स रहते हैं तो वो इजीली आपको याद रहते हैं और इतनी जल्दी आपकी मेमोरी में सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो खुद के नोट्स आपके जरूरी होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप जिस सिस्टम को पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि भाई ये सिस्टम मैंने पढ़ लिया है, तो उस सिस्टम के कंप्लीट होने के बाद उसके एमसीक्यूज करने की कोशिश कीजिए। एमसीक्यूज आप पीआर यादव, टारगेट हाई, एनक्लेस, सौंदर्स, मॉसबी, डिपिन कोड, किसी की भी आप एमसीक्यूज उठा के करके करेंगे तो आपका फायदा होगा। इससे आपका क्या होगा कि टॉपिक के साथ साथ आपके एमसीक्यू क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चंस जो है वो आपको किस तरीके से अटेंड करने हैं, लैंग्वेज क्या है वो आपको समझ में आएगी। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि डेली आप जो है 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे। आप 1 घंटे में जितने ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे तो धीरे धीरे आप टाइम पीरियड बढ़ाते रहिए। जैसे आपने पहले दिन 1 घंटे में सिर्फ 50 क्वेश्चन ही किए, कोई बात नहीं, अब दूसरी बार वही ट्राई करिए, 60 पे आएंगे, 70 पे आएंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आप एग्जाम के दौरान कुछ क्वेश्चन को आप टाइम दे पाएंगे, तो इजिली आपको समझ में आ जाएगा, मैनेज कर पाएंगे टाइम को एग्जाम के दौरान। तो आपको ये भी चीज आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें एमसीक्यू सॉल्व करने की, ठीक है। इसके अलावा आप जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो उसको पूरी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके गाइडर हैं, आपके टीचर हैं, उनसे समझने की पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आपने ऑनलाइन कोचिंग ले रखी है, जो भी कोचिंग ले रखी है, तो वहां से आप पूरी तरह से पढ़ाई कीजिए। कम से कम 10-12 घंटे आप पढ़ाई करेंगे तब जाके आप क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। आप सोच रहे हैं 4-5 घंटे पढ़ेंगे तो हो जाएगा, नहीं, कम से कम 10-12 घंटे आपको देना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबको पढ़ना जरूरी है, ठीक है।
लास्ट में मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, यही बोलूंगा कि मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।